Evening, sir. Yes, very good evening. Very good evening Good all. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, good evening, Narayan, Arnav, Mika. Yes, very good evening. Good evening, sir. Good evening, Jed, Krishna. Good Very good evening, evening. sir. Yes, very good evening. सर आज हम Good evening, रिवीजन sir. Good evening, Vaibhav. गुड Good इवनिंग सर evening, good evening, Devansh, Bhumika, Good evening, sir. Good Mayank. evening, Very, sir. very good evening, very good evening, very good evening. Good evening, sir. Very good evening. तो कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई ठीक चल रहा है? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? सर रिवीजन Sir, revision करना था. Sir, revision. ओके. सॉरी, कुछ और बोल रहे हैं कोई? ओके. Sir, ठीक sir, है. waves and sound chapter के कुछ doubts थे. हाँ, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले अगर डाउट है तो. Okay, sir. सर मुझे वर्क पावर से एक डाउट है। वर्क पावर एनर्जी से. ओके. Sir, पहले you- वेव एंड sir, साउंड कर लेते. पहले वेव एंड साउंड से डाउट है, मैं बता दो सब लोग. फिर वर्क पावर एनर्जी कर देंगे. Yes, sir. Sir, बताओ. बताइए. सर कुछ डाउट है. सर पहला क्वेश्चन तो ये है सर, एक मॉड्यूल में क्वेश्चन था कि साउंड एंड लाइट बोथ आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सर ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स होगा. लाइट हमारा जो है वो ट्रांसवर्स वेव में आता है. ओके सर. अच्छा, आप लोगों ने एक बार पूछा था कि लाइट, मैंने आपको बताया था कि नॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ये ट्रांसवर्स क्यों होती हैं? Yes, sir. yes, sir. नो सर सर ट्रांसफर क्यों होती है ये कोई ना बताया था. सर आपने ये मतलब बताया रीजन था कि बताया. उसमें जो उसकी वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है. तो बताया था मैंने ये. हाँ, यस तो इसीलिए ट्रांसवर्स होती है ना, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दे आर परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी. यस ओके सर. सर मेरा एक ठीक है. क्वेश्चन था। तो अच्छा, एक मिनट है, ये कंप्लीट आपका डाउट क्लियर हुआ कि जो लाइट वेव है वो ट्रांसवर्स है और साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है. यस सर. यस सर. जी बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि जो हमारी साउंड वेव होती है उसके ऊपर प्रेशर का कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या सर? क्योंकि आपने तो बताया था कि मतलब जैसे नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर इंक्रीज करने पर उस पे जो है इफेक्ट पड़ता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है वैसे सर. नहीं लेकिन पड़ता. जो हमारी हाँ, जो नहीं हमारी पड़ता. एक्चुअली क्या होता है, मैंने प्रेशर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है. आपको लिखा हुआ है कहीं पे कि पड़ता है, लेकिन होता नहीं है एक्चुअली. क्योंकि क्या होता है, प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी भी चेंज हो जाती है ना. ये एक्चुअली पी बाय रो का रेशो आता है, ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे ना इसको. yes, sir. Speed of sound के लिए. हाँ, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी आता है गामा करके, गामा पी बाय रो आता है. तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, एक्चुअली ये तो कांस्टेंट होता है गामा, जब आप पी बढ़ाओगे तो रो भी बढ़ जाता है. अगर आप प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी एयर की. Yes, sir. तो ये फैक्टर जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है. तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है एक्चुअली ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है. अगर आप डेप्थ में देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता है. ओके सर. जब हमारी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी हम 10th सिलेबस शुरू कर देंगे ना. हाँ हाँ बिल्कुल, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो पहले, लेकिन पेपर का वेट करेंगे. सब लोगों को पेपर हो जाए, ऐसा ना हो पेपर चल रहे हम 10th शुरू कर दें, 10th छूट जाए. अच्छा ओके सर. ओके, और बताइए क्या डाउट है आप लोगों के? कोई और भी पूछा था कुछ डाउट साउंड? सर पूछो। पूछो. सर एक क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर at NTP is 332 meter per second. ओके. What will be its velocity when pressure is doubled and temperature remains same? अच्छा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो सेम रहेगी वेलोसिटी.
टेम्परेचर तो सेम है आपका, प्रेशर को डबल भी करोगे तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो वेलोसिटी विल अगेन बिकम, ये प्रेशर P है मान लो, और आप 2P कर लोगे प्रेशर को, तो वेलोसिटी फिर दोबारा आपकी 332 ही आएगी। ओके सर। ओके, सर जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और सर रिवर्बरेशन सर सेम थिंग है ना मतलब? सेम चीज है। सर मल्टीपल रिवर्बरेशन सिर्फ साउंड के लिए होता है, लाइट के लिए भी कह सकते हैं? यूजुअली साउंड के लिए एक्चुअली परसिस्ट, ये एक कान का वो है मैंने परसिस्टेंस है कि आपको साउंड कितनी देर तक सुनाई दे रहा है ओके ना, तो ये साउंड के लिए ही बोलते हैं। सर वैसे सर दोनों मतलब सेम है ना, मतलब सेम चीज है ना? हाँ लगभग सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा फर्क इसमें ही है एक्चुअली कि रिफ्लेक्शन आपका होता है ना, रिफ्लेक्शन तो एक फिनोमिना है कि आपका साउंड टकरा रहा है और डिफरेंट सरफेस पे रिफ्लेक्ट होकर आप पे आ रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। और Yes, sir. रिवर्बरेशन जो है वो कान का एक थिंकिंग है, जो कान को लग रहा है कि साउंड इतनी देर तक जो है मेरे पास आ रहा है, तो कान को सुनाई दे रहा है, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण सुनाई दे रहा है ऑब्वियसली, सर मल्टीपल यस सर। लेकिन वो कान का जो है परसिस्टेंस है कि मेरे को इतनी देर तक साउंड जो है सुनाई दिया स्पीकर के बोलने के बाद, तो कान का परसिस्टेंस को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन, और जो टकरा के आ रहा है साउंड वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और पूछना है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना है, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का पूछा ना इसमें, तो वेलोसिटी जो है प्रोपोर्शनल टू होती है रूट ऑफ द सर टेम्परेचर के। टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये कौन सा टेम्परेचर होता है? सर केल्विन में होता है। केल्विन में होता है। क्या सर, रिलेशन है केल्विन। सेल्सियस और केल्विन में? सर केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस डिग्री प्लस 273। करेक्ट। 0.16। यस सर। तो दिस इज अवर दिस थिंग, ठीक है। तो अगर मान लो आपका सेल्सियस में टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा, सर 373.15। 3.15। तो ये आ जाएगा 373.15। यस सर, केल्विन। ठीक है। तो आपका जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें बोला प्रेशर को डबल कर दिया, टेम्परेचर सेम है, तो यस इसलिए सर। मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। अगर बोलता टेम्परेचर को भी डबल किया है तो वेलोसिटी हमारी √2 टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 2T हो जाता तो √2 हो जाता, तो वेलोसिटी आपकी √2 टाइम्स हो जाती। ओके, नेक्स्ट डाउट। सर डाउट ये था कि जैसे जो सोर्स है उससे अगर r डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड a है तो 2r डिस्टेंस पे क्या होगा? तो सर इसमें हम मतलब एम्पलीट्यूड a ही रहेगा? नहीं, घट जाएगा ना सर घटना चाहिए ना सर, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है सर, लेकिन आंसर में a ही दिखा रहा है। क्या लिखा है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? सर एक सेकेंड सर, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स एट डिस्टेंस r from a point source is a, the amplitude at a distance 2r will be dash. सर ऑप्शंस में 2a, a by 2 और a by 4 है। कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके हायर क्लास में भी है, 11th क्लास में आप जब वेव्स पढ़ोगे तो वहाँ पे भी क्वेश्चन है। पॉइंट सोर्स के केस में क्या होता है, तो पॉइंट सोर्स के केस में क्या होगा, जो आपकी एनर्जी है ना वो चारों तरफ को जाएगी। यस सर, तो इसलिए कम होना चाहिए। कम होना चाहिए ना, तो मान लो इस जगह पे गई तो यहाँ पे जो एनर्जी आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जब आप दूर जाओगे तो इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी सेम एनर्जी, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी हमारी कम हो जाएगी यहाँ पे। यस सर। सर तो कुछ ऐसा है मतलब वो a by 2 होगा या कि a by 4 होगा सर, डिटरमाइन करने के लिए? हाँ कर सकते हो, उसमें आपकी इंटेंसिटी होती है उससे निकालना पड़ेगा आपको, वो a स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है, और इंटेंसिटी हमारी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अगर मान लो इसकी एनर्जी को E मान लूँ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को एनर्जी को E मान लूँ, तो यहाँ पे जो एनर्जी गिर रही है मान लो ये आपका डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस 2r है। यस सर। तो यहाँ पे जो एनर्जी गिर रही है ये r डिस्टेंस पे जो गिरेगी चारों तरफ को जा रही है, तो एक स्फीयर में गिरेगी, जो स्फीयर होगा ये r रेडियस का। यस सर। इसको मैं स्फीयर मान सकता हूँ। तो यहाँ पे जो एनर्जी मेरी गिर रही है पर यूनिट टाइम, अगर मैं इंटेंसिटी निकालूं तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकालूं, तो एनर्जी को E मान लेता हूँ, कांस्टेंट है एनर्जी मेरी, एरिया मेरा हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इनटू टाइम।
ठीक है। और सेकंड केस में अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी निकालूंगा तो आ जाएगी ई तो सेम होगा, जितना एनर्जी यहाँ पे गिरी होगी कुछ टाइम बाद वो सारी एनर्जी यहाँ पहुंच जाएगी। यस सर। तो एनर्जी सेम है वो, लेकिन अब एरिया ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यस सर, 4 पाई 2r का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर। हाँ, तो आपका जो ये है देखो इससे क्या आएगा, हमारा एनर्जी जो है हमारी हो जाएगी E/4 हो जाएगी, है ना। ई नॉट, अगर इसको मैं आई मानूं तो ये I/4 हो जाएगा। यस सर। इसको अगर मैं आई नॉट मानता हूँ तो ये I0/4 आ जाएगा आपका। यहाँ पे इंटेंसिटी मेरी I0/4 हो जा रही है, तो यहाँ पे जब मैं एम्पलीट्यूड निकालूंगा तो मेरा एम्पलीट्यूड जो है सर 1/2 हो जाएगा। 1/2 होना चाहिए। ओके सर। तो ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे क्या डाउट पूछे थे और बताइए। Sir, on loading a turning fork is frequency. ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहे हैं? सर लोड कर रखा है और इसकी फ्रीक्वेंसी को। कुछ और नहीं, ये क्वेश्चन है घटेगी इसकी फ्रीक्वेंसी लोडिंग करने में, इसको हम ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। देखो क्या पूछा है, घटेगी बढ़ेगी ये पूछा है, वैल्यू पूछी है। सर डिक्रीज होगी या इंक्रीज ये पूछा। अच्छा, इसमें डिक्रीज होगी। देखो क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क ना ऐसे स्टील का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसमें जो है ये ऐसा कुछ होता है, इसको हम बोलते हैं इसका स्ट्रिंग, ये आपका बना भी हुआ डायग्राम उसमें पैकेज में, और इसको बोलते हैं प्रोंग। दो प्रोंग होती है इसके, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ के यहाँ से स्ट्रिंग को से पकड़ के और इसको जो है सर वाइब्रेट कराते हैं जैसे हमारा। हाँ, वाइब्रेट कराते हैं, रबर के पैड पे इसको मारते हैं ऐसे ऐसे हाथ से पकड़ के, और इसको रबर के पैड पे मारोगे तो क्या होगा, इसका ये चीज वाइब्रेट करने लगेगी। तो ये जो सर है वाइब्रेट। हाँ, ये जो है ना ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा ऊपर नीचे, ये जो है ये चीज ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगेगी दोनों। यस सर। तो जब ये आगे आएगा, ये जो पूरे का पूरा ये स्टील है ये आगे आएगा, तो एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ये यस सर, कंप्रेस करेगा। यस सर। कंप्रेशन बनाएगा, यस सर। और पीछे जाएगा तो क्या करेगा, रेरिफेक्शन बनाएगा। सर रेरिफैक्शन। करेक्ट। तो ये कंप्रेशन और रेरिफेक्शन बनाता रहता है बार बार, और उसको आगे पुश करता रहता है। तो आपका यहाँ पे कंप्रेशन और रेरिफेक्शन बन जाते हैं। तो ये एक तरह किस तरह की वेव बना रहे हैं, सर लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव आपकी भेज रहा है प्रॉन्ग, ठीक है। तो इधर को आपकी वेव जो है ट्रेवल कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये जो इसके प्रॉन्ग है ये ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों प्रॉन्ग है ना। तो अगर आप इसको भारी बना दोगे तो क्या होगा, ऑसिलेशन धीरे धीरे होगा। यस यस सर। सर। सर उसका जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम इसको लोडिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, सर डिक्रीज हो जाएगी। सर डिक्रीज। डिक्रीज कर जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। और अगर हम इसे हल्का बना दें, मैंने इसे घिस दें, मान लो फाइलिंग कर दें इसकी, तो क्या होगा, सर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज। तो फाइलिंग मतलब होता है इसे घिसना, अगर हम फाइलिंग कर दें उसकी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ओके सर। सर फाइलिंग मतलब खींचना। घिसना, घिसना घिसते हैं ना हम लोग, रगड़ते हैं जब, ओके। तो रगड़ के अगर उसको वो कर दें, थोड़ा सा घिस दें तो हल्का हो जाएगा वो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। आपका ये 11th क्लास में आएगा, वहाँ पे हम देखेंगे ट्यूनिंग फॉर्क को जब वैक्स लगाते हैं उसमें तो उसकी लोडिंग हो जाती है। लोड कैसे करते हो, वैक्स लगाते हैं उस पर, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो उससे फिर साउंड की फ्रीक्वेंसी वाली चेंज हो जाती है। साउंड जा रहा है ना ये, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप देखोगे 11th क्लास में। क्लियर हुआ डाउट आपका? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट डाउट। यस सर। सर ये डाउट ऐसा है, मतलब एक तो मुझे ये पूछना है सर, जैसे अगर कोई एक वेव है और उसको हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जा रहे हैं, सर उस केस में उसका फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज्ड ही रहेगा ना, जो चेंज होगा वो उसके वेलोसिटी और वेवलेंथ में आएगा। और सर मैं ये पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है कि अ सोर्स प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स अंडर वाटर, waves travel through water and then into air. Which of the following statements about frequency f and wavelength lambda is correct as sound passed from water to air?
ओके तो सर इसमें मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी और जो उसका लैम्डा है वो डिक्रीज कर जाएगा। वी आपका लैम्डा एफ होता है ना, यस सर। और अगर वाटर से एयर में आ रही है नहीं, यस सर, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो आपका लैम्डा डिक्रीज करना चाहिए। यस सर सर, लेकिन इसमें लैम्डा इंक्रीजेस ऐसा वाला स्टेटमेंट करेक्ट दिखा रहा है। अच्छा, वाटर में साउंड की वेलोसिटी जो है कितनी होती होगी? सर सर 1500। ज्यादा होती है नहीं है ना? यस सर, यस सर। 15 यस सर, लगभग 5 गुना हो जाती है। सर 5 टाइम्स हो जाती है एयर के मुकाबले। ओके, तो फिर हमारा वेलोसिटी अगर बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वेवलेंथ हमारा बढ़ना घटना चाहिए। यहाँ पे ऑब्वियसली एयर में जब आएगा तो घटेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये होना चाहिए। इसमें एक्सप्रेशन दे रहे हैं कुछ क्या? नो सर सर, ये एनटीएससी आर्काइव में से क्वेश्चन है। अच्छा, तो हो सकता और है। यहाँ पर सिर्फ आंसर दिया होता है। अच्छा, एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ। हाँ, तो इसमें एक्चुअली देखो होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये प्रॉपर्टी होती है सोर्स की। जो सोर्स होगा वो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जैसे मान लो ये वाला केस था, तो ये साउंड निकला है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होंगी ये सेम होंगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने यहाँ पे कोई मीडियम बनाया, अब यहाँ से तो आप 20 कंप्रेशन और रेडिफेक्शन भेज रहे हो और यहाँ से जो है केवल 5 ही पास हो रहे हैं, यहाँ पे अंदर गए तो 5 हो गए, वो ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, जो सोर्स है आपका, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, चाहे वो एयर से वाटर में जाए या वाटर से एयर में जाए, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। अब जो बाकी दो हैं आपके वो चेंज होंगे। तो सर अगर वेवलेंथ बढ़ेगी। हाँ देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहने का मतलब अगर v बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा? सर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। बढ़ और जाएगा। इंक्रीज, और अगर v घटेगा तो लैम्डा क्या होगा? सर डिक्रीज हो जाएगा। सर डिक्रीज। डिक्रीज। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वाटर से और एयर में जा रहा है। वाटर में जो हमारी स्पीड है ऑफ द साउंड, एयर में तो 332 340 के आसपास लेते हैं हम लोग, वाटर में Yes. 1500 के आसपास लगभग। यस। तो यहाँ पे जो है हमारी वेलोसिटी घट रही है, तो अगर वेलोसिटी घट रही है तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए थी? सर घट जानी चाहिए। घटनी चाहिए, घटनी चाहिए, बिल्कुल। तो घटेगी, इसका आंसर होगा घटेगी, ये है, घटेगी इसका। ओके सर। और सर एक लास्ट डाउट, सर आप जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था वो आप एक बार समझा देंगे? इसका पेंडुलम का? यस सर सर, उसमें बस मतलब ये समझ नहीं आ रहा था उसमें, जैसे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और सर ये कैसे उसने लिखा था? ये तो उसकी प्रॉपर्टी है कि एक्सेलरेशन, आपका जो एसएचएम की डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन ये होती है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। माने कि अगर पार्टिकल जो है अपनी, ये इसकी मीन पोजीशन है सपोज, ठीक है? यस सर। जैसे मान लो पेंडुलम का केस लेता हूँ, पहले मैं, आपने पढ़ा हुआ है ना, पेंडुलम की मीन पोजीशन है और आप इसको जैसे यहाँ तक ऑसिलेट करा रहे हो दोनों साइड। सर थोड़ा सा ही कराते हैं ना। हाँ, बहुत कम कराते हैं। तो क्या होगा कि जितना आप इसको दूर ले जाओगे, इसका फोर्स किधर को लगेगा इस पेंडुलम पे? सर सेंटर की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स। इधर को लगेगा, तभी वापस आता है अपनी जगह पे। यस सर। यस सर। सर वेट इस तरफ एक्ट करेगा। वेट इस तरफ एक्ट करेगा। अब जब ये वापस आता है यहाँ पे, तो रुकता क्यों नहीं है ये? फिर यहाँ पे पहुंच के, यहाँ पे तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये आगे क्यों चला जाता है फिर? सर फोर्स 0 हो जाता है ना सर, वेलोसिटी तो नहीं। करेक्ट, वेलोसिटी 0 नहीं होती, इसमें मोमेंटम होगा तो आगे चला जाएगा। यस सर। फिर ये यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ जाके फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब लेकिन फोर्स है इसके पास, तो फोर्स इस तरफ को डायरेक्ट कर रहा है, तो इधर को एक्सीलरेट होना शुरू हो जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आ जाएगा। यस सर। ओके, अब क्या होता है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो होता है फोर्स बाय मास। यस सर। यस इस सर। केस में, ओके, इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपका फोर्स बढ़ता जाएगा, एक्सट्रीम से जैसे दूर जाओगे, यहाँ फोर्स 0 है, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे इससे आपका फोर्स बढ़ता जाएगा। यस सर। ठीक है, तो फोर्स अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सर इंक्रीज। 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 ओके,
तो जब ये इधर को जाएगा मान लो, तो क्या होगा इसमें, एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा? सर एक्सेलरेशन। इधर को जाएगा जब, सर रिटार्डेशन होगा। सर रिटार्डेशन होना चाहिए। रिटार्डेशन होगा ना, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती फाइनली। यस सर। अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फिर सर तो क्योंकि जीरो। फोर्स उल्टे साइड लग रहा है। हाँ, फोर्स उल्टे साइड को लग रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो तभी हो सकती है अगर यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा होगा इस पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगी इसकी, तो जीरो हो रही है ना यहाँ पे जाके, तो ये रिटार्डेशन होगा। और जब इधर को आएगा तो क्या होगा? सर एक्सेलरेशन। 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 सर अगर हम स्पेस में पेंडुलम को ऐसे करें तो सर फिर क्या होगा, ये रुकेगा या फिर चलता जाएगा? स्पेस में रुक जाएगा। सर रुक जाएगा ना? हाँ रुक जाएगा, अभी देखते हैं इसको भी, समझते हैं उसको भी। इतना समझ में आया सबको कि ये इस केस में वेलोसिटी यहाँ पे एक्सेलरेट होगी, इधर रिटार्ड हो रही है? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, तो इस केस में जब ये इधर को आ रहा था, मैं इसको लिख देता हूँ, ये ए से बी आ रहा था मान लो, तो क्या हो रहा था? रिटार्ड। यस सर। तो मैं ए टू बी आ रहा था तो रिटार्ड हो रहा था। फोर्स किधर को लग रहा था? फोर्स किधर को लग रहा होगा? सर बी टू ए की साइड। सर बी टू ए। टुवर्ड ए लिख दूं? यस सर। सर ठीक है। और जब ये बी टू ए आ रहा है तो क्या हो रहा है? सर एक्सेलरेशन हो रहा है और सर फोर्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ए लग रहा है। हाँ, फोर्स किधर को लग रहा है? सर टुवर्ड ए लग रहा टुवर्ड्स ए। सर टुवर्ड्स ए। है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सी देखूं, केस अब ए टू सी जा रहा है मान लो मेरा, तो क्या होगा? एक्सेलरेट या रिटार्ड? सर सर रिटार्ड। रिटार्ड। रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। फोर्स सर ए टुवर्ड्स ए। टुवर्ड्स ए। और सी टू ए? सर एक्सेलरेट, फोर्स टुवर्ड्स ए। फोर्स फिर दोबारा एक की तरफ। यस यस सर। सर। तो चारों केस में जो फोर्स लग रहा है वो एक की तरफ लग रहा है, यस सर। तो यानी Yes, sir. फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। इसको मीन पोजीशन बोलते हैं हम Yes, लोग sir. इसको, है ना। तो इससे क्या इंप्लाई हो रहा है कि फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। यस सर। यस सर। एक तो ये आया इससे, ठीक है। जब ऐसा ऑसिलेशन होता है तो फोर्स हमारा हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है, ठीक। यस सर। ओके, यस सर। हाँ जी, कोई डाउट? Yes, सर sir. फ्रीक्वेंसी सर चेंज क्यों नहीं होती जब हम वाटर से एयर में जाते हैं या किसी और चीज में? मैंने बोला ना, वो सोर्स की प्रॉपर्टी है। जो सोर्स साउंड निकाल रहा है ना, वो जो फ्रीक्वेंसी उसकी दे देगा शुरू में, उसकी फ्रीक्वेंसी में मेंटेन रहेगी, फिर वो चेंज नहीं होगी। यस सर। सर वो सोर्स पे मतलब वो करती है डिपेंड। हाँ, वो केवल सोर्स पे डिपेंड करती है। ओके सर। ये सोर्स कितना वाइब्रेट कर रहा है उस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। जैसे आप बोल रहे हो तो आपकी टंग जो वाइब्रेशन कर रही है उससे फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाएगी साउंड की। अब अगर वो एयर से वाटर में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जो आपकी टंग की है। सर मतलब सोर्स पे डिपेंड करती है। हाँ, वो सोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। सर मतलब एक साउंड निकाली सर, कभी भी चेंज इसलिए भी नहीं होगी कि अगर सोर्स की भी हमने चेंज कर दी तो जो पहले साउंड निकली थी उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ना कि जो बाद में निकली, और उन दोनों को साथ में नहीं देखेंगे हम। हाँ, फ्रीक्वेंसी हमारी माने कांस्टेंट ही रहेगी, कोई चेंज होगी नहीं। सोर्स का जो इनिशियल निकल गई एक बार, वही हम लेंगे। यस सर। सर जैसे स्ट्रिंग थ्योरी का होता है कि एक बार स्ट्रिंग निकल गई, जैसे ही थोड़ा सा भी चेंज आया तो दूसरी स्ट्रिंग बन जाएगी। सर वैसे ही ना, एक साउंड निकल गई, अगर थोड़ा भी चेंज आया वेवलेंथ या उसमें, तो वो दूसरी साउंड हो जाएगी। स्ट्रिंग थ्योरी का मेरे को बहुत आइडिया तो नहीं है, पर बोल सकते हो ऐसा कुछ होता है। यस सर। तो फोर्स टुवर्ड द मेन पोजीशन है। दूसरी बात, अच्छा फोर्स जो लगेगा आपका, अगर मान लो ये पॉइंट ए है, सी है और एक डी है, ज्यादा फोर्स कहाँ पे लगेगा इस पार्टिकल पे? सी पे या डी पे? सर सी पे। सर सी पे। सी पे। तो फोर्स जो है सी पे सबसे ज्यादा होगा, डी पे उससे कम होगा, और ए पे जीरो होगा। जीरो Yes, होगा। नो। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, फोर्स हमारा बढ़ता जा रहा है। यस सर। मीन पोजीशन से दूर जाएंगे तो
तो हमारा जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मीन पोजीशन से डिस्टेंस के, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन मीन पोजीशन। पोजीशन। क्लियर है? तो ये हमारा एसएचएम की प्रॉपर्टी है। यस सर। इसको हम समझना चाहें, ये क्लियर हुआ? इसको हम स्प्रिंग की तरह भी समझ सकते हैं। स्प्रिंग है आपका, मान लो इससे मास अटैच है, तो अभी ये स्प्रिंग ना तो खुला है ना बंद है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे है। अब आप इसको खींचोगे तो ये मास इधर आ जाएगा, लेकिन स्प्रिंग आपका खींच जाएगा ऐसे, यस सर। देखो फोर्स लगाएगा ये, तो ये फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस के। यहाँ से जितना आप डिस्टेंस ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। यस सर। यस सर। सर स्प्रिंग में तो एकदम टेंशन की तरह होता है ना? हाँ, स्प्रिंग में टेंशन लगभग बोल सकते हो। ओके सर। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसएचएम। तो पेंडुलम वाले में ऐसे कुछ होता है। पेंडुलम हालांकि उसमें डिस्टेंस हम नहीं देखते, एंगुलर डिस्टेंस वगैरह देखना पड़ता है वहाँ पे, थीटा वगैरह। हम लोग एस की टर्म में बात नहीं करते, थीटा की टर्म में बात करते हैं, लेकिन लगभग ऐसा चलता है वहाँ पे भी। यस सर। ओके, चलिए अगला डाउट किसका है? सर मैंने चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन लिख दिया सर, एक बार आप उसका आंसर बता दीजिए। ओके, जस्ट अ मिनट। कार इज रनिंग। नारायण यस सर। क्वेश्चन पूछा है, कार इज रनिंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, reaches midway between two parallel wall separated by 360 meter. Driver sound the horn for a moment. Speed is 330 meter. 3 echo will be heard by driver respectively at the first 3 echo. Good question. कर लेते हैं इसको। पहले एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, मान लीजिए कि सिंपल एक कार एयर को आ रही है। आपको कोई सर कार है या बैलगाड़ी है? कार है, ठीक है, इधर को आ रही है। इसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ मान लो कोई 20 मीटर पर सेकेंड है सपोज, और ये साउंड छोड़ रही है अपना, साउंड यहाँ से निकल रहा है। साउंड की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है, 340 मान लेते हैं। अब जो हॉर्न बज रहा है, हाँ, जो हॉर्न बज रहा है मान लो, उसका जो साउंड है वो 350 मान लेते हैं, चलो, मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आपका, सपोज मान लीजिए ये है 5 किलोमीटर का। जब इसने हॉर्न छोड़ा तो डिस्टेंस था 5 किलोमीटर का, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं इसको अपने साउंड की इको कब सुनाई देगी? जो पहला साउंड छोड़ेगा इसको Yes, इको। sir. पहले एक बार केस लेते हैं, रुका हुआ केस लेते हैं पहले। v इक्वल टू 0, अगर v इक्वल टू 0 है तो इको कितने टाइम बाद सुनाई देगी? सर 14 पॉइंट समथिंग है सर, 14.2 या 1 है मीटर पर सर सेकेंड्स। अच्छा, ओके, ये साउंड यहाँ से जाएगा, टकरा के वापस आएगा इसको, तो टोटल डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, है ना? यहाँ पे डिस्टेंस जो है 2d Yes, sir. होगा। सर जब इको सुनाई देगी, हाँ भैया, टकरा के भाई साउंड वापस आएगा तो इको सुनाई देगी। यस Yes, सर, Yes, sir. वो तो सर 7 के आसपास आएगा। इतना आएगा ना? यस Yes, सर। sir. ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 जा 5 2 जा Sir, 200. सर 28.4। तो 20 आएगा पहले तो, है ना? फिर आएगा Done, sir. डन। कितना आ रहा है कुछ? सर 28.4। Sir, 28.57. 28.5 5 आ रहा है? सर T1 1 सेकेंड, सर T2 2.4 और सर T3 3 सेकेंड्स। कौन सा क्वेश्चन किया वाला? इको वाला? सर 28.5 यार। तो ये हमारा टाइम आया। इतना क्लियर है सबको? जब कार रुकी हुई है तो ये आंसर आएगा। Yes, sir. यस सर। ओके, अब मान लो हमारी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, अब क्या आंसर आएगा?
सर ये बी वाले क्वेश्चन में सर डिस्टेंस कितना है? जब इसने पहला साउंड छोड़ा होगा तो यहीं से छोड़ा होगा 5 किलोमीटर की दूरी से, लेकिन जब ये सुनेगा साउंड को तो कहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। यस सर। तो आपको सोचना पड़ेगा कि साउंड जा तो इतना रहा है 5 किलोमीटर, लेकिन आ कम रहा है। सर एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन 0। ओके सर। आपका काइनेमेटिक्स भी रिवाइज हो रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। यस सर। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन मोशन तो यूज नहीं कर रहे, पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। सही से ऐसे करेंगे ना कि सर सेकंड का सर 28.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे सर 20 मीटर से। नो, इसमें टाइम इतना सर लगेगा नहीं डन। ना, इतना टाइम नहीं लगेगा ना इसमें कम टाइम लगेगा क्योंकि कार आगे आके सुनेगी सर ना। हाँ जी। सर जो आंसर आएगा वो सर 27.78 सेकेंड्स। आई डोंट नो द आंसर, मेरे को निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा था? 78 सर। मैंने कैसे किया सर बताऊं? एक बार करने दो, पहले सबको एक बार थोड़ा ट्राई करने दो, फिर देखते हैं, फिर पूछते हैं आपसे। सबको ट्राई करने दो एक बार। किसी का कोई और आंसर आएगा तो बता देना वो भी। यस सर। सर मेरा आंसर 26.54 आ रहा है। 26.54। ओके। चलो देखो आप लोग, कोई ना कोई तो सही होगा, या एक तो गलत होगा, तो एक गलत होगा, दोनों गलत होगा। सर यू 0 है। यू तो 20 है ना, 20 से चल ही रहा है वो। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना शुरू से ही, 20 की स्पीड से।
निकाल पा रहे हैं? बाकी लोग समझ में आ रहे हैं क्या करना है? यस ओके, ट्राई करोगे अभी या बताऊं? सर, बस 1 मिनट। ओके, कर लो। डन। डन। कितना आंसर आया? सर, कुछ अजीब सा ही आ रहा है, आप ही कर दो। ओके, अच्छा बात, चलो बताओ क्या क्या सोच रहे हो आप लोग? ट्राई करते हैं सब लोग सर मैं बताऊं? जिन्होंने नहीं किया वो लोग ट्राई करते हैं पहले। बताओ क्या क्या सोच रहे हो? तो मैंने तो जो है उस पोजीशन को एक्स मान लिया जहाँ पे वो मीट करेंगे, तो फिर वहां पे मैंने जो है बॉल से डिस्टेंस को वाई मान लिया और बाकी के कार से उस इनिशियल कार की पोजीशन और उस पोजीशन को 5 - 5 मान। फिर मैंने जो है जो एक और साउंड ट्रेवल करेगी उसके डिस्टेंस को तो मैंने लिया और मैंने टाइम जो है कार के केस में भी और साउंड के केस में सेम माना, फिर वहां से इक्वेशन सेटअप करने की कोशिश करी। ओके ओके, ठीक है। बाकी लोग? सर मैं बताऊं? बताओ, चलो। सर पहले तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है कि साउंड जाएगी और पहले वॉल से टकराएगी, तो सर ठीक है। पहले तो वो निकाल लिया v इक्वल्स टू डी बाई टी करके। उसके बाद फिर सर जो सेकंड पार्ट है उस टाइम तक जो गाड़ी होगी वो x डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी और ओके। उसमें उसको टाइम t लगा होगा, है ना? तो हम टाइम मतलब वहां से फिर हम उसका और साउंड का जो है साउंड अब वहां तक आएगी तो वो 5000 माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। तो x प्लस 5000 माइनस एक्स जो है ये दोनों का सम 5 किलोमीटर आ रहा है और इसको हम s इज इक्वल्स टू ut से हम 20 इंटू टी प्लस 350 इंटू टी लिख सकते हैं। और सर फिर सॉल्व करके सेकंड टाइम की वैल्यू 13.5 के अराउंड आ रही है, तो इन दोनों को ऐड करके 27.78 आ रहा है। ओके, ठीक है, सही अप्रोच तो सही है। और 26.54 किसका है? नारायण का है तो? यस सर। आपने क्या अप्रोच लगाया? सर मैंने तो ये मेथड सर पहले मतलब ए से जो वॉल तक का डिस्टेंस है और सर वापस मतलब जितने में आएगा सर मतलब जो ए और बी है सर उसका एक पोजीशन मान लिया कोई भी और सर उसको टी टाइम में मतलब 20 मीटर पर सेकंड से हम कवर करते हैं। ओके तो सर मतलब उससे डिस्टेंस निकाल लिया और उतना डिस्टेंस 5000 से माइनस कर लिया। ओके, तो ये आ और गया। सर यस सर उसको फिर मतलब स्पीड ऑफ साउंड
और से इक्वेशन बनाया और उन दो इक्वेशंस को इक्वेट करके सर आंसर आया 26.54। आई थिंक दोनों ने सही किया है, थोड़ा सा हो सकता है अप्रोक्सीमेशन आप लोगों ने किया हो कहीं पे तो थोड़ा सा गलत हो गया आंसर या चेंज हो गया। ट्राई करते हैं एक बार। देखो इसको ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ तक आने में टाइम t1 लगा साउंड को, और यहाँ तक आने में टाइम t2 लगा। ठीक है, t1 टाइम में साउंड दीवार तक पहुंचा और t2 टाइम में साउंड यहाँ तक पहुंचा। यस सर। तो टोटल टाइम कितना हुआ? सर T1 प्लस T2। T1 प्लस T2। T1 प्लस T2। तो इको टाइम भी यही आएगा हमारा। यस सर। यस सर। ड्राइवर Yes, को जो इको सुनाई देगी वो t1 प्लस t2 टाइम क्या सुनाई देगी? यस सर। ओके, तो कार जो चल रही है उसकी स्पीड कितनी है कार की? 20। और कितने टाइम यस कार कितने टाइम चली हमारी? t1 प्लस t2 टाइम चली। यस सर। yes तो sir, मैं ये लिख सकता हूँ x इक्वल टू 20 इंटू t1 प्लस t2 लिख सकता हूँ, यस Yes, सर। sir. है ना। ये डिस्टेंस जो है इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो कार जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, अब जो साउंड चला, साउंड कितने टाइम चला? t1 प्लस t2 टाइम चला साउंड भी। यस सर। yes sir, ठीक है, तो साउंड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया 5000। तो इस तरफ जाने के लिए प्लस 5000 माइनस x इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यस सर। Yes, sir. yes sir, तो ये कितना आएगा? साउंड की स्पीड इंटू टाइम। यस सर 350 इंटू T1 प्लस T2। into T1 plus T2। ये आएगा। यस सर। इतना Yes, clear- sir. इतना Yes, clear sir. हुआ? ये सबको क्लियर हुई क्वेश्चन दोनों? किसी को डाउट है तो Yes, पूछो। सर एक बार जरा फिर से बता देंगे सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, ये जो x है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। कार पहले a पे थी, अब कार b पे आ गई। जब हमने साउंड सुना तो साउंड जो है t1 टाइम में दीवार तक गया। हमने ये माना t1 टाइम में दीवार तक गया और t2 टाइम तक वापस कार की न्यू पोजीशन पे आ गया साउंड। तो साउंड पूरा जो है t1 प्लस t2 टाइम चला। कितना टाइम लगा साउंड आने में? और सर कार T1 प्लस T2। और कार को कितना टाइम लगा? कार इतने टाइम में यहाँ से यहाँ आ गई। यस सर। ठीक है, तो कार का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो x मान लिया हमने। तो x इक्वल टू ये होगा 20 इंटू t1 प्लस t2, क्योंकि कार की स्पीड 20 है। यस सर। yes Yes, sir। sir. ये होगा। ठीक है, अब यस। साउंड का देखो, साउंड कितना चला? साउंड चला 5000, तो ये चला। अब प्लस 5000 माइनस x ये चला। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया साउंड ने? yes sir, Yes, sir। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया विद स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकंड। yes sir, 350 था साउंड का, तो 350 से चला। t1 प्लस t2 टाइम लिया इसने, तो मैं लिख सकता हूँ 350 इंटू t1 प्लस t2 इक्वल टू दिस। करेक्ट? Yes sir। yes sir, Yes, sir. अब दोनों इक्वेशन आ गई। मुझे निकालना क्या है? t1 प्लस t2 निकालना है। सर सबसे लास्ट वाली लाइन में d इज इक्वल्स टू v इंटू टी करा है ना? हाँ, d इक्वल टू, दोनों में मैंने यही किया है, सेम किया है। d इक्वल टू v इंटू टी किया है मैंने। दोनों इक्वेशन में यही किया है, यहाँ भी यही किया है और यहाँ भी यही किया है। यहाँ साउंड के लिए किया है सेकंड में, फर्स्ट में कार के लिए किया है। यस सर। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? t1 प्लस t2 निकालना है। yes sir, तो मुझे x को एलिमिनेट करना पड़ेगा इक्वेशन से। yes sir, equations Yes, sir. ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे इनको? सर ऐड कर देंगे। sir ऐड कर देंगे। ऐड कर। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो x कट जाएगा मेरा। यस सर। Yes sir। यस सर। यस सर। ऐड कर लेते हैं। ऐड अगर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, x तो कट जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यस सर। और इस साइड आ जाएगा मेरा 370 times total time। 370 टाइम टोटल टाइम। ये बना फाइनल। ठीक है, यहाँ से यस। यस सर। यस सर। मुझे t1 प्लस t2 निकालना है, तो मैं सीधा इसको डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से।
तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, जो भी वैल्यू होगा। देखते कितना आ रहा है, 1000, तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा पहले तो ऑब्वियसली। आएगा यहाँ से 8 अगर करते हैं सर तो 7 सर 7 259 सर 259 आएगा। तो लगभग इतना आ जाएगा ना, फिर पॉइंट तो 27.02 सर 02, यस सर 02 सर। 03 कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 3 विल बी मोर अप्रोप्रिएट, इसके पास आएगा बहुत। 3 पास। Yes, 111 Yes. यस सर। 3 इज बेटर, तो 27.03 इज द आंसर। ओके, दोनों ही दूर थे इससे। Okay, आप लोगों ने इसमें कैलकुलेशन 2-3 बार की होगी ना, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आ गया होगा उसमें। यस सर। Yes, sir. मैंने ट्राई किया कैलकुलेशन को कम करने में, एक ही स्टेप में मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो मेरा थोड़ा सा एग्जैक्ट आया होगा आंसर। तो दिस इज द आंसर। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्लियर? सर आप Yes, एक sir. बार तीनों वैल्यूज एक साथ लिख सकते हैं सर, T1 T2 T3। इस क्वेश्चन के लिए, उस वाले क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है अभी, मैं तो किया नहीं अभी स्टार्ट। कौन से क्वेश्चन की पूछ रहे हैं आप? T3? आप ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिन्होंने इस पे लिखा सर है जो ये वाला, चैट बॉक्स वाला? यस सर, ये तो Yes, अभी sir. आपने कराया भी नहीं अभी। तो अभी मैंने किया ही नहीं, हम तो वाला कर रहे थे क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग? Yes, sir. यस सर। ये सर कर लिया। कर लिया? ओके, चलो ट्राई करते हैं इसको। इसमें जो है 2 वॉल है ना, अभी 1 वॉल का था ये। अगर मान लो इसी केस में 2-3, पहले इसी केस को देखें, अगर इसी केस में सेकंड वो दोबारा वो करता हॉर्न को, तो फिर अगली आवाज आपको कब आती? आपका पोजीशन ए था सर आंसर 1 2 3 है। देखना पड़ेगा। आंसर तो इनको पता होगा जिन्होंने पूछा है, उनके पास होगा आंसर। नारायण ने पूछा मेरे ख्याल से। नारायण आंसर है आपके पास? Yes, sir. है। निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं। तो ओके, अगर ऐसा केस होता है, इस वाले केस में हम देखें वॉल एक साइड होती है हमारी, तो क्या होता है, ये साउंड टकराता, कार का ड्राइवर इसको सुनता, फिर ये अगला जब हॉर्न करता है हॉर्न, तो मान लो कहीं पे यहाँ पे इसने दोबारा हॉर्न बजाया, तो दोबारा साउंड टकरा के आएगा, ऐसा कुछ होगा, है ना? Yes, sir. तो अगर ये मान लो एक ही बार हॉर्न को बजाए, तो क्या होगा? एक ही बार इको आएगी, फिर तो आएगी नहीं इसको। यस सर। यस सर। ओके, तो उसको बार बार हॉर्न बजाना पड़ेगा, तभी से बार बार इको आएगी, डिफरेंट टाइम पे आती रहेंगी इको, है ना? Yes, sir. यस यस सर। सर। अब जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसमें क्या करा उसने यहाँ पे हॉर्न एक बार बजा दिया होगा, लेकिन क्या होगा, साउंड टकरा के आएगा इसके पास, तो ये सुनेगा, लेकिन साउंड आगे भी निकल जाएगा, फिर दोबारा घूम के आएगा इसके पास ऐसे, फिर यहाँ टकराएगा साउंड, फिर घूम के आएगा, साउंड ऐसे बार बार आता रहेगा इसके पास, ड्राइवर के पास। यस दो सर। दो वॉल हो यहाँ पे, यस सर। बार बार आएगा, है ना? और ड्राइवर क्योंकि चल रहा है, तो हो सकता है पहला साउंड यहाँ पे सुने, अगला साउंड यहाँ पे सुने, अगली इको यहाँ पे सुने, ऐसा होगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो देखो जा रहा है तो ऐसे होगा, है ना? तो इसमें इसने टाइम पूछा कि कितना होगा, तो इसमें जो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा था, वैल्यू जो है हमारे जो दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड 360 दिया हुआ है, और वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 330 दिया हुआ है, सॉरी, और वॉल के बीच का डिस्टेंस 360 दिया हुआ है, तो ये 360 है। कार की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, और ये बिल्कुल मिडवे माना है इसमें, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो इसने पूछा है कि पहली दूसरी तीसरी को कब सुनाई देगी, तो क्या होगा इसमें, जो पहले यहाँ से बीच से मिड से कर रहा है, तो टकरा के आएगा इसके पास, तब तक कार वाला पहुंच जाएगा यहाँ कहीं, तो यहाँ पे सुनेगा, फिर टकरा के साउंड आएगा। तो ये तो निकाल सकते हो, सेम क्वेश्चन हो गया जैसे हमने भी किया है। Yes, sir. यस सर। यस सर। निकाल लोगे। फिर अगला केस क्या होगा,
अगले केस में ये कार वाला यहाँ कहीं पहुंच जाएगा तो इसे ये वाला साउंड टकरा के यहाँ से फिर वापस सुनाई देगा। यस सर। Yes, सर इस बारी हमें हर केस में x की भी वैल्यू निकालनी होगी जो हम डिस्टेंस लेते थे। इस केस में निकालना पड़ेगा आपको कितना कितना आ रहा है। अगले केस में फिर ये क्या होगा कि ये टकरा के फिर दोबारा आपको जो है घूम के फिर यहाँ से फिर दोबारा सुनाई देगा ऐसे। दिस विल बी द फर्स्ट केस, दिस कैन बी द सेकंड केस, दिस कैन बी द थर्ड। ठीक है, अब कितना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी ये और कॉम्प्लेक्स है, अभी इतना इजी नहीं है। इसमें केस ये भी हो सकता है कि साउंड पहला जो इसको सुनाई दिया तो ये सुनाई दिया टकरा के आया, लेकिन यहाँ से तो साउंड आ सकता है स्टार्टिंग में, आ सकता है साउंड। यस सर। यस तो सर। इसे अच्छा, इसे जो सुनाई देगा अभी बीच में है और इधर को जा रहा है ना, तो इससे पहले साउंड यहाँ से टकरा के आएगा वॉल नंबर 2 से या वॉल नंबर 1 से आएगा? पहले सर 2 से आएगा। पहला साउंड तो वॉल नंबर 2 से आएगा। सेकेंड साउंड जो है या तो ये वाला होगा जो टकरा के ऐसे घूम के आया है, या फिर ये वाला होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा पहले पहुंच रहा है। सेकंड केस वाला होगा आई गेस। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि फर्स्ट वाला जो फर्स्ट टकरा के आ रहा है वो हो सकता है वो पहले आ रहा हो, या देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसका भी टाइम निकालना पड़ेगा कि ये टाइम क्या आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए। फिर आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट इको कौन सी है। फर्स्ट तो खैर ये वाली होगी ऑब्वियसली, फर्स्ट तो ये वाली आएगी, लेकिन सेकंड इको हो सकती है ये वाली है फिर ये वाली है। तो आपको देखना पड़ेगा सेकंड इको कहां से आ रही है, ऐसे आपको थर्ड इको देखनी पड़ेगी कहां से। पहले क्यों आएगी? सॉरी, फर्स्ट वाली यहां से क्यों आएगी? सर पहले क्यों आएगी? कार यहाँ से इधर को चल रही है ना, तो जो साउंड है वो यहाँ से टकरा के जो आएगा वो पहले पहुंच जाएगा कार के पास, बजाय जो यहाँ से टकरा के यहाँ तक आएगा। इसको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी कार बीच में, अभी कार बिल्कुल बीचों बीच है। जब साउंड टकरा के आएगा इसको तो कार यहाँ पहुंच जाएगी, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा इस साइड को। यस सर। ये वाला साउंड पहले पहुंच जाएगा, ये वाला साउंड थोड़ा देर में आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा सेकंड इको कब आएगी और थर्ड कब आएगी। तो चेक कर लोगे नारायण आप? यस सर। ओके, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा सब लोग, आंसर निकाल के एक बार आंसर बताओ सब लोग, फिर जो है अपना वो कर लेंगे, घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। आंसर क्या दिया हुआ है? सर आंसर 1 सेकंड एंड 2.4 सेकंड एंड देन 3 सेकंड्स। 1, 2.4 एंड 3 सेकंड्स। सर 1 2 3 नहीं, 2.4 आ रहा है बीच वाला, हो सकता है 2.4 वाला दूसरा इको आ रहा हो, चेक कर लेना एक बार। सर बीच वाला 2 आना चाहिए ना? जरूरी थोड़ी 2 आएगा, 2.4 कुछ भी आ सकता है। 2 क्यों आना चाहिए? सर एक बार आप पीछे कर दो सर, इससे पिछले वाली से। कल कोई बच्चे मेंटी क्विज में आए थे क्या 10th वाली में आप में से? अच्छा नहीं आए तो कल कोई स्टूडेंट आया था मेंटी क्विज दे रहा था यूट्यूब पे 10th क्लास का, तो कोई बच्चा पूछा था कि सर 9th का स्टूडेंट कर सकता है क्या इसको? तो आई थॉट कि आप में से कोई तो नहीं था। सर नेक्स्ट स्लाइड पे कर। सर कल आपकी क्लास थी? कल मैं YouTube पे ले रहा था, हमारा YouTube चैनल है ना 9th to 12th वाला जो है, यस सर। उसमें क्लास का मेंटी क्विज चल रहा था। लास्ट चैप्टर है जो आपका मैग्नेटिज्म वाला, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट का। आप लोगों ने मेंटी क्विज वगैरह दिया है कभी हमारे इसमें चैनल? यस सर। यस सर, एक बार दिया था। यस सर, सही बात दे रहे दिया था एक बार। सर दिया था। ओके, हाँ तो अभी वहाँ पे 10th का चल रहा है मेंटी क्विज, 10th और 12th का चल रहा है, लेकिन वो 10th के बच्चे हैं वो 12th में भी आते रहते हैं। मैंने कहा भाई अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 11th 12th में सॉरी आते रहते हैं वो लोग, मैंने कहा आपको समझ में नहीं आएगा अभी,
तब भी वो लोग ट्राई करते रहते हैं, कहते सर कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। मैं कर लो ट्राई। चलो, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सब लोग ट्राई करेंगे एक बार, और आंसर हमारा ये आना चाहिए 1, 2.4 और 3। तो इट इज अ गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो एक बार सब लोग ट्राई करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, बताइए नेक्स्ट डाउट कौन पूछ रहा है? ओके, चलिए तो फिर अब शुरू का चैप्टर से थोड़ा कुछ करना शुरू करते हैं, ठीक है? सर एक और डाउट था। सर किसी वेव में अगर हमें ये कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो सर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? मतलब जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे ऑसिलेट कर रही है? उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे ऑसिलेट कर रही है? एक्चुअली क्या होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे आप देखोगे, पेंडुलम का केस देखोगे, पेंडुलम की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, मीन पे या एक्सट्रीम पे? सर जब मोशन में होगा उस टाइम, जब मीन पे आएगा तो उस इंस्टेंट पे होगी मैक्सिमम। उस टाइम पे मैक्सिमम होगी, है ना? और इस टाइम पे जीरो होगी। यस सर। एनर्जी जैसे घटेगी आपकी, यानी जब आप एक्सट्रीम पे जाओगे से काइनेटिक एनर्जी आपकी घटेगी, ठीक है? फिर आप दोबारा मीन पे आओगे तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी फिर बढ़ेगी। यस सर। और फिर ये बढ़ेगी, फिर यहाँ तक मैं पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा पार्टिकल दोबारा। मान लो आपकी पोजीशन ए है, ये फिर यहाँ बी पे पहुँचा, फिर घूम के वापस सी पे पहुँचा, और फिर इस साइड को डी पे पहुँचा, और फिर वापस आके ई पे आया। तो ए पे आपकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, बी पे पहुँचेगा तो जीरो हो जाएगी, सी पे पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी विल बी अगेन सेम, बट इन वेलोसिटी विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी इस बार। यस सर। फिर ये जब डी पे पहुँचेगा तो फिर एनर्जी जीरो हो जाएगी, और ई पे पहुँचेगा तो फिर एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। यस सर। और इस बार वो एक इक्वल होगी और वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर आप बार बार ऑसिलेशन का ग्राफ बनाते जाओगे तो ऐसा बन जाएगा ग्राफ आपका काइनेटिक एनर्जी का। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ओके सर। दिस इज टाइम, ठीक है? अब ये जो एक लूप बना है आपका, एक लूप, ये पूरे एक मोशन का है क्या, या आधे मोशन का? कितने मोशन का है ये? एक पूरा मोशन मैं मानता हूँ कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ वापस आया, फिर वापस आया, ये एक मोशन। सर एक जो बना है वो 1/4 ऑफ मोशन का है। नहीं, 1/4 का नहीं होगा, हाफ का होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का हुआ ना, मान लो। ओके सर। यस सर। है ना? तो ये पोजीशन आप मान सकते हो कि मान लो आपने स्टार्ट किया, एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, मान लो मेरा ग्राफ ये, तो ये पोजीशन बी हो गई आपकी। यस सर। और ये पोजीशन आपकी फिर कौन सी हो गई? ये डी सी हो गई। यस सर। और नेक्स्ट वाली डी। और डी पोजीशन हो गई, फिर वापस आएगा यहाँ पे, तो फिर ये आपका हो जाएगा ई पोजीशन। यस सर। और फिर ये बी पे दोबारा पहुंच जाएगा, तो बी डैश मान लेता हूँ मैं उसको। तो यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ हमारा। यस सर। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ दो बार बन गए। यस सर। यस सर। तो अगर मान लो 1 मिनट में 20 ऑसिलेशन होते हैं तो ग्राफ कितनी बार बनेगा? अगर ऑसिलेशन होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा कितनी बार रिपीट होगा? सर 40 टाइम्स। 40 टाइम्स। यस सर 40। ये 40 टाइम्स बनेगा ग्राफ। ये ग्राफ हमारा 40 टाइम्स बनेगा, क्योंकि ये एक मोशन में 2 बार बन रहा है, तो ये 20 मोशन में 40 बार बनेगा। यस सर। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f होगी तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी पड़ेगी मुझे? सर 2f। सर 2f। 2f लेनी पड़ेगी, समझ में आया? यस सर। यस सर। सर मैंने सर एक क्वेश्चन सर चैट पे डाला है। ओके, जस्ट अ मिनट। सर वो वर्क एनर्जी एंड पावर का है। एनर्जी पावर, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ 2 टाइम्स होगी। इनफैक्ट अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाओगे ना तो वो भी ऐसे ही बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो वैसे ही बनेगा। उस फर्क क्या होगा, जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम।
मिनिमम होगी, है ना, जीरो मान लो या मिनिमम होगी, तो यहाँ पे Yes, हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे मीन पे, यस सर, yes, sir. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो करते हैं हम लोग, बिल्कुल नीचे है पॉइंट यस सर, mgh, है ना, पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम। तो यहाँ यस पे और सर जहाँ पे बिल्कुल मिनिमम है यानी बी पे, वहां पे मैक्सिमम में होगी। वहाँ पे मैक्सिमम होगी, है ना, यहाँ पे अगर बी पे जाओगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। ये यस सर काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन से निकले सर, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलेगी फिर। बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगी, तो ग्राफ आपका जो बनेगा उल्टा बन जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यस सर, जहाँ पे Yes, ये sir. जीरो है वहाँ पे ये मैक्सिमम है, और जहाँ पे ये मैक्सिमम है वहाँ पे ये जीरो है, सब मिरर इमेज। मिरर इमेज। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, Sir, 2f. इसका भी 2f आएगा। अगर हमारा ऑसिलेशन का f है तो इसका 2f आएगा। यस सर, वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन देवेश ने डाला है। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, मास M lying on a smooth table, 1/3 length is hanging vertically down edge of the table. Work required to pull the hanging part. 1/3 पार्ट नीचे लटका हुआ है पूरी चेन का। ये टेबल है हमारा, और मान लो चेन का ये ऐसा है, तो 1/3 of the part is hanging downward ऐसे, ठीक है। तो दिस इज L/3 and this will be 2L/3। Yes, यस sir. सर, यस सर ओके, टोटल चेन का मास m है, तो इसका मास कितना होगा जो हैंगिंग पार्ट है, ml/3. ml ml by by ml by 3 m/3 हो जाएगा, ml/3 क्यों, Yes, sir. m/3. M by Sir, uniform chain है. यूनिफॉर्म चेन है, तो 2m/3 इसका 2m/3 हो जाएगा। yes ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, इसको हमें टेबल पे लाना है पूरी चेन को, ऐसे पूरा टेबल पे लाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें बताना है। तो बताइए क्या कंसेप्ट होगा। Sir, work done mgl/9 होगा क्या? यस सर, मेरा भी वही आंसर आ रहा है। करेक्ट करेक्ट, mgl/9 Yes, Sir, sir. By 9. थोड़ा सा गलत है, सर वो 18 दिखा रहा था। 18 आएगा, 9 नहीं आएगा, 18 आएगा, 18 करेक्ट है। बताइए भाई क्या कंसेप्ट लगाओगे। आपने कंसेप्ट सही लगाया, बस थोड़ा सा गलती किया, कंसेप्ट सही है आपका, बताओ क्या कंसेप्ट लगाया आप लोगों ने। सर हमने तो ये लगाया जैसे m/3 का जो पार्ट है उसको नीचे से उस पे mg/3 फोर्स लग रहा है, और सर जब उसे ऊपर खींचेंगे तो mg/3 रिक्वायर्ड फोर्स होगा, और सर डिस्प्लेसमेंट L/3 होगा। अच्छा ठीक है, ये लगा ना यहाँ पे। यस सर ओके, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो पार्ट लटका हुआ है ये m/3 लटका हुआ है, इसको आपको ऊपर उठा के रखना है, तो जो वर्क डन होगा वो mgh होता है हमारा वर्क डन, तो हम कर देंगे mg into h, तो यहाँ से आंसर ये आएगा। ठीक है, इसमें क्या गलती है, या इतना समझ में आया इन्होंने क्या लगाया, ये समझ में आया। यस सर, सर ये वर्क डन mgh कैसे निकाला? भाई आपने इस चेन को उठा के ऊपर रखना है ना, इस चेन को उठा के टेबल के ऊपर लाना था, यस सर। तो आपने इसकी कौन सी एनर्जी चेंज की, सर पोटेंशियल एनर्जी ला रहा है सर पोटेंशियल टू काइनेटिक। नहीं काइनेटिक तो हमने लाइन ना, काइनेटिक कहाँ लाइन में, वेलोसिटी थोड़ी दी चेन को, हमने तो बस रेस्ट में थी, उठा के रेस्ट में रखी हुई है अभी भी। ऐसे वर्क करके रेस्ट में रख दिया, दोबारा पोटेंशियल एनर्जी बना। यस सर, जो एनर्जी लगाई है पोटेंशियल mgh वही वर्क डन है। हाँ, हमने जो वर्क डन किया उससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है ना, तो हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
ये लिख सकता हूँ मैं? यस सर। यस सर। ओके, अब इन्होंने जो इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखा है वो m/3g × L/3 लिखा है। m/3 इन्होंने मास ले लिया इसका, और ये L/3 लिया और g लिया लेंथ, और ये तो आंसर ये लिखा। इतना समझ में आया क्या किया? यस सर। तो इसमें गलती क्या है? सर एक चीज पूछनी है सर, इसमें जो गलती है वो डिस्प्लेसमेंट में है क्या? डिस्प्लेसमेंट में गलती है। ओके सर। सर वर्क डन हाफ mgh होगा। क्यों? बताओ क्यों होगा हाफ mgh? हाँ बाबू। सर इसमें जो चेन का आगे वाला पार्ट है सर, अगर किस चेन का कोई एक पार्ट फिक्स करें, अगर पहला एंड, तो सर उसमें डिस्प्लेसमेंट L/3 है सर। लास्ट एंड अगर हम देखें उसमें भी डिस्प्लेसमेंट L/3 है सर, लेकिन चेन का अगर हम मिडल मोस्ट पार्ट देखें तो सर उसमें डिस्प्लेसमेंट L/3 नहीं है। अगर हम ए को देखो, मैंने ए को कितना उठाया है? ए का जो डेल्टा एच है वो कितना है? L/3। और बी का डेल्टा एच कितना है? सर वो भी L/3 है। L/3 0 है। L/3 का है? बी तो यहाँ पे है ना पार्ट आपका, तो टेबल पे ही है ना लगभग। यस सर। यस सर। इसको तो आपने उठाया ही नहीं ना। यस सर 0 है। यस सर। डिफरेंट पार्ट है चेन के, वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट से उठाए गए हैं। ये L/3 से उठाया गया है, ये कुछ और कम होगा, इसको थोड़ा और कम उठाना पड़ेगा, थोड़ा और कम वर्क करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए थोड़ा और कम वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा और, इसके लिए थोड़ा और कम। यस सर। है ना? बोल सकते हैं ये? यस सर। यस सर। भाई इसको आपने L/3, इसको L/3 उठाना पड़ा आपको, लेकिन इस वाले को थोड़ी L/3 उठाना पड़ेगा जो यहाँ पे होगा। यस सर, क्योंकि वो L/3 है ही नहीं सर, उससे कम है वो। कम है वो तो, और ये यहाँ पे होगा, उसको तो बहुत ही कम उठाना पड़ेगा। यस सर। डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट उठाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इस पे एवरेज ले लेंगे कि हमारा जो पार्ट है इसको L/3 उठाना पड़ा, इसको 0 उठाना पड़ा, तो एवरेज कितना हो गया हमारा? L/6 हमें उठाना पड़ा। L/6। तो हम इसको L/6 ले लेंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है, आप इसका एवरेज मान लो, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसका मास देख लो, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा है। जो लटका हुआ पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ मास। इसको हमने कितना उठाया होगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा आपका? L/6 पे आएगा, मिडल में। यस सर। उसका सेंटर ऑफ मास जो है L/6 नीचे था, इसको उठा के आपने ऊपर रखा, तो कितना वर्क करना पड़ा आपको? कितना? M/3 × G × L/6। L/6। तो आंसर क्या आएगा मेरा? mg L/18। यस सर। क्लियर हुआ? तो दिस वाज रॉन्ग। सर एक बार दोबारा बता दो। सर आपने L/6 कैसे दिया सर एक बार? देखो हमें जो चेन का लटका हुआ पार्ट है इसी को ऊपर उठाना है केवल। यस सर। ये पूरा पार्ट कितना लंबा है? L/3 है। L/3। इसका पूरे का मास मैं यहाँ पे कंसंट्रेट मान सकता हूँ सेंटर पे। यस सर। तो सेंटर का कितना दूरी पे होगा? L/3 डिवाइड बाय 2 पे होगा। यस सर। L/3 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा आपका? L/6 आएगा। L/6 आएगा। आ गया सर। यहाँ पे मान यस लिया। सर, इसका हाफ सेंटर करा में है। जरूर करना सर, मास तो सर पूरी चेन है सर, पूरे में ही होगा वेट। हाँ पूरे में होगा, लेकिन फिर या तो आप एवरेज ले लो, फिर आप, मैं फिर ये वाला कंसेप्ट लगाऊंगा कि यार मैंने इस वाले पार्ट को कम उठाया, इस वाले पार्ट को L/3 उठाया, तो ऑन एन एवरेज मैंने L/6 उठाया चेन को, है ना? ये तो ऐसे ले लो, आप एवरेज ले लो इसमें। मैंने सारे पार्ट को तो बराबर नहीं उठाया, इसको मैंने L/3 उठाया, इस वाले पार्ट को मैंने कम उठाया, इस वाले पार्ट को और कम उठाया, इस वाले पार्ट को और कम उठाया, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ही उठाया, इस पार्ट को बहुत ही कम उठाया, तो मैं एवरेज ले लूंगा। फिर आप वहां से एवरेज अगर लोगे तो मैंने इसको पार्ट को, तब भी मेरा ये आएगा, एवरेज मेरा आएगा L/3 + 0 डिवाइड बाय 2। इस वाले पार्ट को मैंने L/3 उठाया और इस वाले पार्ट को मैंने 0 उठाया, तो मैंने चेन को कुल मिला के इतना उठाया लगभग। यस सर।
समझ में आया? बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और करो, फिर देखो समझ में आएगा। ये वेल है, कुआं है, और इस कुएं में एक बाल्टी है, वो ऐसे आपने नीचे बांध के लटका रखी है। ठीक है, तो इस बाल्टी में जो है विद वाटर जो है, इसका जो मास है वो सपोज कैपिटल एम है। इसका मास कितना है? कैपिटल एम। और इस रोप का जो मास है, रोप भी काफी मासिव है ये, इस रोप का मास है स्मॉल एम। ठीक है, इसका मास है स्मॉल एम, और आपने इसको खींचा बाल्टी को ऊपर, तो यहाँ पे रोप बहुत छोटी सी है ना, आपने बस इसको यहाँ पे पकड़ के खींचा ऐसे फोर्स लगा के, तो जब ये बाल्टी ऊपर आ जाएगी, इसका हाइट मान लो यहाँ तक h है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताना। दिस डिस्टेंस इज h, आपको बताना है कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। सर डन। ओके, बाकी लोग भी सोच लो। इसमें स्मॉल एम सर डन। तो चेन की तरह हो जाएगा, और ये इसको हम एक पॉइंट मास मान लेंगे। यस सर। कर लो, सब लोग कर लो, फिर पूछता हूँ। सर आपने सर क्वेश्चन क्या बताया था? ये एक वेल है, कुआं है, और इसमें बाल्टी ऐसे टंगी हुई है, और ये रस्सी का मास जो है एम है, और बाल्टी का मास विद वाटर जो है कैपिटल एम है। तो आपको बताना है इसमें वर्क डन कितना होगा जब मैं इस बाल्टी को ऊपर खींचूंगा। ओके सर। सर स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ द रोप। डन। डन। ओके, अभी रुको पूछता हूँ। सर बस एक। हाँ, तो पूछ रहे हो? सबका आ गया? यस सर। यस सर। जिनका नहीं आया करना चाहते हैं या करें सॉल्व? ठीक है, सॉल्व करते हैं। बताइए कैसे किया, कोई भी एक बताइए। सर कैन आई? सर मैं आए। आप दोनों बता चुके हैं पहले भी, कोई और इस बार न्यू स्टूडेंट? मैं बताऊं? मयंक बताइए। तो इसमें हम पहले जो है रोप पे हमें जो वर्क करना पड़ेगा, और फिर हमें जो बाल्टी पे जो वर्क करना पड़ेगा, उन दोनों को सेपरेटली निकाल कर प्रेस कर देंगे। तो सर हमें जो रोप पे वर्क करना पड़ेगा, वो जो है mg हमें फोर्स लगा अप्लाई करनी पड़ेगी, और हमें h/2 डिस्टेंस देगा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था, तो mg h/2 स्मॉल mg h/2। अब सर बकेट के लिए हमें जो है फोर्स कैपिटल mg लगाना होगा, और हाँ डिस्प्लेसमेंट उसका भी h होगा, तो उस पर वर्क डन होगा कैपिटल mg h/2 इतनी ओवर टू। हाँ यस सर। इसमें बाय 2 आएगा क्या? नो सर, इसमें y2 नहीं आएगा, सॉरी सर। इसमें नहीं आएगा। तो कैपिटल mgh प्लस स्मॉल mgh ओवर 2 इसे फैक्टराइज कर देंगे, तो m प्लस स्मॉल m अपॉन 2 टाइम्स gh। करेक्ट। बाकी लोगों ने यही आंसर आया? यही आंसर है सब लोगों का? यस सर। कंसेप्ट क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। सर इसको मैंने तो ऐसे किया है सर, जैसे जो स्मॉल एम और कैपिटल एम है, इसको पूरा एक सिस्टम लिया, और सर इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ से निकालेंगे सर, वहां से तो हाइट h/2 रहेगा,
नहीं h/2 नहीं रहेगा, फिर सेंटर मास कैसे निकालोगे इन दोनों का? m वाले का सेंटर मास आएगा यहाँ पे h/2 पे, यस सर। इसका सेंटर मास आएगा यहाँ पे, मैंने यहाँ कहीं आएगा, इन दोनों का आप सेंटर मास निकालोगे तो यहाँ कहीं आएगा ना फिर, समझ रहे हो आप? ओके सर, m यस वाले सर। ये h/2 तो यही आ जाएगा आपका केवल, ठीक है? तो अगर आप दोनों का यस सेंटर मास निकालोगे कहीं और सर आएगा। रोप पे कैसे वर्क डन करना पड़ेगा? सॉरी, रोप पे, रोप पे क्या वर्क डन करा हमने? रोप हमारी चेन की तरह होगी ना, मान लो चेन पूरी लटकी हुई थी और इसका हाइट जो है h था और मास m था, तो कितना वर्क करना पड़ेगा इसको उठाने में? इसका यहाँ पे मास मानना पड़ेगा, बीच में मानना पड़ेगा आपको सेंटर मास। यस सर। कितना वर्क करना पड़ेगा? इसका वेट सर कितना? mgh/2। mgh/2 है ना, चेन का वेट जो है mg होगा, और इसको कितनी हाइट तक हमने उठाया? h/2 हाइट तक हमने उठाया चेन को, ये मान सकते हैं। सर मतलब पहले रस्सी का सेंटर ऑफ मास लिया था, फिर उसका वर्क डन निकाला, फिर बकेट का सेंटर ऑफ मास। हाँ, बकेट तो अपनी जगह पे, बकेट तो जब आप उठाओगे यहाँ से तो आपने h हाइट तक उठाया बकेट को, यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, तो बकेट का तो सिंपल है, बकेट का तो mgh आ जाएगा सीधा वर्क डन, यस सर। है ना? लेकिन जो रस्सी है, रस्सी का एक्चुअली, क्योंकि रस्सी का पूरा मास है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मास है इसमें, वो एक जगह पे नहीं है मास। बकेट का तो मास एक ही जगह पे था तो आपने mgh लगा दिया, लेकिन रोप का मास तो पूरी रोप पे फैला हुआ है, तो आपको कहीं से सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा, वहां से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये बात? सर इसमें हमें हाइट तो बकेट के बिल्कुल लास्ट तक दी हुई थी, तो सर हमने हाइट को h/2 क्यों लिया सर, जो स्मॉल m है उसमें? अच्छा, हमने इसको नेगलेक्ट कर लिया, हमने इस साइड को बहुत कम माना है, तो ये चाहे आप यहाँ तक हाइट लो या यहाँ तक लो, मैं उसको दोनों को h ही मानूंगा। मैंने ओके इसको, सर। ठीक है, मैं इसको केस को ऐसा मान ले रहा हूँ कि ये ऐसा है और ये बिल्कुल ऐसा पॉइंट मास है। यस सर। सर एक क्वेश्चन और बता दोगे? h/2 इस वजह से ही तो माना है सर, सेंटर ऑफ मास को m/2 ले लिया, फिर gs से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, सेंटर ऑफ मास को m/2 ले लिया और फिर gs से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने जो है इसका वेट mg मान लिया और मुझे इसको जो उठाना पड़ा वो h/2 हाइट उठाना पड़ा सेंटर ऑफ मास को, तो मैंने ये कर लिया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। ये मान लीजिए किताब है और ये ऐसे रखी हुई है, पहले इसकी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, अब आपने इसको, इसका मास m है, आपने इसे उठा के ऐसे खड़ा कर दिया, कैन यू टेल मी द वर्क डन इन दिस केस? सर क्वेश्चन क्या था? दिस इज अ बुक है आपकी एक, और एक टेबल पे ऐसे रखी हुई है, इसका ब्रेथ ऐसे है और लेंथ ऐसे है, ठीक है? आपने उसे उठा के खड़ा कर दिया ऐसे, तो आपको बताना है कि इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा आपको। सर डन। ओके, वेट, सर डन। सर डन। वेट, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ऐसा हो जाएगा सर डन। डन। बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा? सर mg इंटू l माइनस सर बी। mg इंटू l माइनस बी। थोड़ा सा गलत है भी। सर प्लीज 5 मिनट और दे दीजिए। ओके, सर बोलो। सर इसका आंसर mg इंटू l माइनस बी अपॉन 2 है क्या? ये है आंसर।
तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? अगर इस वाली बुक का पोटेंशियल एनर्जी पूछूं आपसे तो कितना लिखोगे इसका? सर mg into l/2। यही बोलोगे? mg into l/2। ओके सर। एल ले सकते हैं क्योंकि सारा मास यहाँ पे थोड़ी रखा हुआ है। यस सर। यस सर, पूरी बुक। यस सर। L/2 इसका क्या लिखोगे? सर d/2 mg/2। b/2 तो कितना वर्क डन करना पड़ा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पीई लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल। यस सर। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, उतना वर्क डन करना पड़ेगा हमें। यस सर, mg कॉमन आ गया और b माइनस एल b माइनस एल आ गया और अपॉन 2 आ गया। समझ में आया बात? यस सर। यस सर। Yes, sir. टू भी कॉमन ले सकते हो चाहो तो। यस सर, mg/2 ब्रैकेट में l-b। l-b। तो अब आपको ये वाला समझ में आ गया कंसेप्ट, ऐसा हमने क्यों किया था यहाँ पे? यस सर। यस सर। तो अब मेरे ख्याल से टेबल वाला क्वेश्चन और सब क्लियर हो गए, तीनों क्वेश्चन आपको? यस सर। यस सर। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो गया, ठीक है? यस सर। सर एक क्वेश्चन Yes, और sir. बता दीजिए, अभी चैट लेट बॉक्स में भेज रहे हैं। आज लेट हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा आपने? यस सर। A mass capital M is suspended by a weightless string. Horizontal force that required to displace it until the string make an angle 45 degree. ये तो आप भाई वो करना पड़ेगा आपको, फोर्स ब्रेक करने पड़ेंगे। कंपोनेंट पढ़ा है आपने क्या? cos थीटा sin थीटा वो सब? यस सर। सर उससे करके लास्ट में आएगा mg √2 - 1। अच्छा, पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। और सर ऑप्शंस में सर एक तो करेक्ट आंसर भी नहीं था, और सर मुझे जब मैंने नेट पे देखा तो अच्छे से समझ नहीं आया। आपने इसको फोर्स लगाया और आपने इसको 45 डिग्री ऐसे कर दिया है ना? यस सर। फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल ही होगा मेरे ख्याल से। यस सर, हॉरिजॉन्टल ही है। हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये फोर्स है हमारा। कैसे करोगे? आप लोगों ने क्या किया है? मैंने क्या पढ़ा है? आप लोगों ने क्या करते हैं इस केस में? क्या सर? मैंने आप लोगों ने क्या पढ़ा है? कैसे लगाया आप लोगों ने आंसर? सर मैं बताऊं? बताओ। सर इसमें सबसे पहले हमने तो ये कैलकुलेट किया कि जो वो वाला जो एंगल है वो थीटा है, और सर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो हर केस में सर सेम ही रहेगी। इसके बाद फिर सर इसमें जो है हमें वो वर्क से रिलेटेड लगाना पड़ेगा कि सर जो टोटल वर्क होगा सर, इसको अगर हम पहले इनिशियली देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे था, और इस लेवल पे हम इसको मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसकी 0 है। तो सर जब इसको उस हाइट तक ले जाएंगे तो वहां पे फिर सर हम उन दोनों फोर्सेस को, जो मतलब दो टाइप के वर्क होंगे, उनको इक्वेट कर देंगे, जो एक पोटेंशियल वाला होगा और काइनेटिक। और सर फिर लास्ट में वो सर वहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के बाद डिस्प्लेसमेंट का, और फिर हम लास्ट में mg × √2 - 1 पे आएंगे। वर्क डन से नहीं आएगा। वर्क डन से आप बोल रहे हो कि हम लोग जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज होगा उसको किसके इक्वेट कर देंगे? काइनेटिक यहाँ पे चेंज होगा नहीं, काइनेटिक तो सेम रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है यहाँ पे, उसको किसके इक्वेट करोगे फिर आप? काइनेटिक एनर्जी सेम है ना? यहाँ पे रेस्ट पे है, यहाँ पे भी रेस्ट पे था। यस सर। सर इनिशियल और फाइनल वर्क को मैंने सर नोटिस किया था। इनिशियल और फाइनल एनर्जी को? यस सर, मतलब यस सर, एनर्जी वो तो आ गई। मान लो मेरी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और इनिशियल में निकाल लूंगा, चलो फिर सर उसके बाद फिर सर वो इक्वल होगी ना, और सर फिर उसको इक्वेट करेंगे। सर पहले हमें इसको वहां से देखना पड़ेगा ना सर, जैसे 45 डिग्री है तो हम जो सेकंड स्ट्रिंग है सर वहां से पहले फर्स्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं सर। उसके बाद फिर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा सर यहाँ पे 45 बन जाएगा, तो वो L/√2 आ जाएगा।
और सर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो F ही रहेगा, और उसके बाद फिर जो ये वाला जो वर्क होगा वो यहाँ पे M इंटू जी इंटू सर L माइनस जो है उसकी हाइट, सर जो उसकी हाइट वहां से निकल जाएगी L/√2। तो सर इन दोनों को इक्वेट करेंगे और सर फिर लास्ट में हम उसको वहां से फैक्टराइज कर देंगे, सर √2 -1 आ जाएगा। वो तो ठीक है, वो तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपने कंसेप्ट क्या लगाया? तो आपने कैलकुलेशन की, लेकिन कंसेप्ट क्या है बेसिकली? सर जो टोटल एनर्जी होती है सर वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन इस केस में आप वर्क कर रहे हो, तो जब वर्क करोगे तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। फोर्स है ना आपका, फोर्स वर्क करेगा ना यहाँ पे। यस सर। यस सर। will not remain constant, energy will increase in fact। वो केस तब लगता है जब आपने पेंडुलम पढ़ा होगा कि पेंडुलम आपका स्विंग कर रहा है, समथिंग आपने छोड़ दिया पेंडुलम को, उस केस में ऐसा हो सकता है जो आप कर रहे हो। इसमें एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। यस सर। कांस्टेंट रहती है। तो ये हम अलग केस है, ये अलग केस है। इसको ऐसा नहीं करेंगे, इसको ऐसा करेंगे। देखो इसको ना फोर्स बनाना पड़ेगा आपको। फोर्स आपने आई डोंट नो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, इस पे फोर्स काम करेगा ऐसे, फोर्स F ये कर रहा है, ठीक है, और एक mg काम करेगा और एक टेंशन, तीन चीजें काम करेंगी इसमें। यस सर। ठीक है, अब होगा क्या, ये फोर्स, ये क्योंकि रुकी हुई है बॉडी, तो फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे होंगे। यस सर। यस सर। तीनों फोर्सों का रिजल्टेंट हमारा 0 आएगा। तीनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आएगा? F नेट इस पे 0 आएगा सर, 0। अब ऐसे फोर्स को कैसे निकालते हो? आप लोगों ने पढ़ा है कुछ क्या, ब्रेक करना फोर्स को, F cos थीटा F sin थीटा, कुछ पढ़ा है क्या? यस सर। तो इधर को फोर्स कितना आएगा? टी का, मैं टी को ब्रेक कर दूं तो इधर को फोर्स कितना आ जाएगा मेरा? ये एंगल अगर 45 है तो ये sin थीटा, ये 45 होगा, ये भी एंगल मेरा अगर ये 45 है। यस सर। यस सर। कंपोनेंट बन जाएगा t cos 45। ये t का कंपोनेंट होगा, ऐसे t का कंपोनेंट इधर को बनेगा t sin 45। यस सर। दो कंपोनेंट बन जाएंगे t के। तो ये वाला कंपोनेंट जो है इसको बैलेंस कर देगा mg को, और ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर देगा फोर्स को। तो वी कैन राइट t sin 45 इक्वल टू फोर्स एंड t cos 45 इक्वल टू mg। इतना समझ में आया सबको? यस सर। तीन यस। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे बुक के हैं? नहीं, ये आई डोंट नो कहाँ से लेके हैं, ये तो कहाँ से लिया क्वेश्चन आपने? सर ये बुक का ही क्वेश्चन है सर, जो हमें मॉड्यूल है हमारी। अच्छा, मॉड्यूल में दिया हुआ है? यस सर। मुझे भी आइडिया नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ है, आपको खैर आइडिया होना चाहिए तो आप कर लोगे इससे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। एक्चुअली जो कोई फोर्स होता है, तो फोर्स की अगर मान लो यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है फोर्स, तो इसका जो कंपोनेंट इस साइड को आता है वो आता है F cos थीटा, जिस साइड को ये एंगल बनाता है, और उससे परपेंडिकुलर साइड को जो आता है कंपोनेंट वो आता है F sin थीटा। तो हमें ये याद रखना है। सर tan थीटा कहाँ पे आएगा? tan नहीं आएगा इसमें, इसमें cos और sin आएंगे दोनों, इसमें tan नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने इस केस में क्या किया, हमारा ये टेंशन था, टेंशन को मैंने ब्रेक किया दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। आप हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हो, ये परपेंडिकुलर है आपस में, तो आपने t को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया। इधर को लिखा आपने t cos 45, क्योंकि इधर को थीटा था मेरा, तो उधर को cos आता है, इधर को थीटा होता है। यस तो मैंने t cos 45 और यहाँ पे मैंने t sin 45 लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे F निकालना है। टेस्टिंग में कैन एंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स निकालना है आपको। तो बस इसको क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड कर दो इक्वेशन को। तो इफ यू डिवाइड द इक्वेशन यू विल गेट दिस कैंसिल्ड आउट, यू विल गेट दिस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो sin 45 और cos 45 की वैल्यू दोनों की 1/√2 आती है, ऐसे कर लो, या फिर इसे tan 45 लिख लो पहले, वो भी 1 होता है आपका। तो F इक्वल टू mg के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन, इसमें आपको ये चीज समझनी है। अगर आप ये समझ गए तभी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। सर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे सर इनिशियली
तो वो वहां पे उसमें वेलोसिटी नहीं थी उस ब्लॉक में, और सर वहां पे हमने पोटेंशियल 0 ले लिया, तो इनिशियल वर्क डन उस पे 0 है। और सर जब हमने उसको उस हाइट तक लिफ्ट किया तो उस पे वर्क डन हो गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो वर्क डन बाय द फोर्स। तो सर जो वर्क डन बाय द फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है सर, उससे फिर हम उसको नहीं निकाल सकते। इसमें एक्चुअली ये होगा कि वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी यस सर, mgh माइनस 0, यानी mgh लिख सकता हूं मैं केवल। यस सर। और सर एच जो है उसको हम r माइनस आर बाय रूट 2 ले लेंगे। और सर यहाँ लेकिन वर्क डन बाय द फोर्स कैसे निकाल दोगे, इसको क्या लिखोगे? सर इसको हम F इंटू एस ले लेंगे ना सर, हॉरिजॉन्टल फोर्स F और सर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट R बाय रूट 2। अच्छा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लोगे आप, ये बोल रहे हो ये? यस सर। हाँ, वहां से कुछ सोच सकते हो, वहां से कुछ सोच सकते हो। यस सर, सर क्योंकि वैसे करके mg इंटू रूट 2 माइनस 1 आ रहा है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो ऐसा अब ये आ रहा है। यस सर, सर आप एक बार करके देख लीजिए सर, वो ही आ रहा है। यस सर, आंसर तो mg इंटू रूट 2 माइनस 1 ही है। mg इंटू रूट 2 माइनस 1? यस सर, टोटल वर्क डन। क्वेश्चन क्या पूछा है, वो वर्क डन पूछा है या फोर्स पूछा है? सर वर्क डन पूछा है। अरे वर्क डन पूछा है तो वर्क डन तो निकल जाएगा, वर्क डन तो इसमें केवल वर्क डन पूछा था उन्होंने। यस सर, वर्क डन बताना था। अच्छा, फिर ये सब भूल जाओ। अगर फोर्स पूछा है तो फोर्स निकालने का तरीका तो ये है, अगर वर्क डन पूछा है तो वर्क डन निकालने के तो हम ऐसे करेंगे इसको, ये 45 डिग्री है आपका, तो आप इसकी वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू mgh हो जाएगा। आपको h चाहिए, h मेरा ये h है, अब ये क्या है आपका l है, और ये भी आपका l है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा? सर क्वेश्चन में तो फोर्स ही पूछा है ना शायद। मेरे को ऐसे लग रहा था फोर्स पूछा है। यस सर। हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड पूछा है। यस सर, Yes, फोर्स sir. पूछा है, लेकिन फोर्स तो आंसर नहीं आएगा, ये रूट 2 माइनस 1 तो नहीं आएगा फोर्स। सर क्वेश्चन में शायद फोर्स पूछा लेकिन आंसर वर्क डन दे रखा होगा। ये हो सकता है। सर आंसर तो रूट 2 Yes, sir. माइनस 1 है ना। तो आंसर अगर आपका वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन आपका यहाँ से आएगा, है ना। आपको जो है mgh निकालना है, तो h चाहिए मुझे। तो इस ट्रायंगल में बेसिकली आप देखो, अगर ये ट्रायंगल ABC मान लूं मैं, तो ABC अगर ट्रायंगल है तो इसमें मैं ये एंगल 45 है मेरा, और ये मेरा L है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L बाय रूट 2। आपको ध्यान होगा ना, साइन कॉस थीटा पढ़ा है आपको, परपेंडिकुलर बाय बेस वो सब पढ़ा है आप लोगों ने। यस सर। यस सर, 1 बाय रूट 2 होता है। कॉस क्या होता है? कॉस तो 1 बाय सर रूट बेस 2। बाय हाइपोटेन्यूज। ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस कौन सा होगा? ये बेस होगा आपका, यस सर। इसको d मान लेता हूँ मैं। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, तो d कितना हो जाएगा मेरा? L cos 45, यानी कि L बाय रूट यस 2। सर, L बाय रूट 2। L बाय रूट 2, यस सर। तो ये L बाय रूट 2 आ गया मेरा डिस्टेंस। तो h कितना आया फिर मेरा? ये मेरा h तो मेरा ये था, सर वो L माइनस L बाय रूट 2 आया। ये पूरा L था, और ये L बाय रूट 2 आ चुका है मेरा अब, तो h मेरा आ जाएगा L माइनस L बाय रूट 2, करेक्ट? यस सर। यस सर। इज द वर्क डन। अगर वर्क डन पूछेगा तो उस केस में ये आएगा। यस सर। यस। चलो, क्लियर हो गया सबको अब ये? सर मुझे एक बात नहीं समझ आई कि सर जब हम उस पे फोर्स निकाल रहे हैं तो सर वो दो डिफरेंट मेथड से डिफरेंट क्यों आ रहा है? फोर्स डिफरेंट मेथड से डिफरेंट क्यों आ रहा है? चलो ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। बाकी लोग चाहे तो लीव कर सकते हैं क्लास को, काफी लेट हो गया क्योंकि, तो बाकी लोग चाहे तो लीव कर सकते हैं। बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं केवल एक डाउट बता रहा हूँ ये वाला, बाकी लोग चाहे तो लीव कर सकते हैं। ट्राई करते हैं। चलो, आप कह रहे हो कि मैं यहाँ से वर्क डन निकालूंगा और एक मैं उस केस में निकालता हूँ। उस केस में आप वर्क डन निकालना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका यस सर। आप कह रहे हैं मेरा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है यहाँ पे, ये सर L रूट 2। L बाय रूट 2 ही आएगा, यस सर, L बाय रूट 2। क्योंकि ये L है और ये एंगल 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, तो L रूट 2 आएगा। अब अच्छा, आपने फोर्स लगाया इधर को और डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ इधर को। लेट मी थिंक।
इसमें आपने जो वर्क डन लिया है केवल फोर्स का वर्क डन लिया है, ग्रेविटी का भी तो वर्क लेना पड़ेगा हमें। यस सर। सर वो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी में नहीं आ गया सर, मतलब ग्रेविटी का वर्क डन। हमने लेकिन वो लिखा था डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, हमने तो भाई वर्क डन ये निकाला, ये तो हमने अलग तरीके से निकाला। यस सर। वर्क डन निकालना सर चाह रहे हो? सर मैं एक बार बताऊं सर मैंने क्या किया सर, क्योंकि 2-3 मेथड में हो सकता है सर, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। मैं एक बार अपना मेथड आपको बताऊं, आप एक Yes, बार लिख दीजिए उसको। बताइए। सर इनिशियल जो हमारे पास था वो 0 था, और सर इसको मैंने इक्वेट किया है पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है प्लस वर्क डन बाय दैट हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो सर अच्छा, जो वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। वर्क डन नेगेटिव आ रहा है ऑफ द दिस थिंग, लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है यस सर। क्योंकि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ रही है यहाँ पे, तो डेल्टा पी इज पॉजिटिव यस सर। और वर्क डन आपका आ रहा है नेगेटिव, आप कह रहे हो। और सर फिर इसको सर वर्क को हम F इंटू सर R बाय मतलब L बाय रूट 2 लिख सकते हैं, और सर वो पोटेंशियल एनर्जी को mg इंटू R माइनस R बाय रूट 2। हाँ ठीक है, डेल्टा पी तो हमारा वही आ जाएगा एम जी एल माइनस एल बाई रूट 2, आप ये लिखना चाह रहे हो, और आप कह रहे हो इसको मैं एफ इंटू यस सर। एल बाई रूट 2 लिख दूंगा, तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा। यस सर। अच्छा, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है क्योंकि फोर्स हमारा फिर नेगेटिव क्यों आ रहा है यहाँ पे? आपने कहा वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्यों नहीं लिया हमने? सर वर्क डन बाय ग्रेविटी सर वो मतलब पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो आ गया ना सर शायद। अच्छा, अगर मान लो इसमें फोर्स ना होता तो आप क्या लिखते हैं? ये पेंडुलम ऐसे अगर जा रहा हो तो आप क्या लिखते हैं? आप ये लिखते डेल्टा जीरो इक्वल टू डेल्टा पी, ऐसे लिखते फिर क्या? सर ऐसे सर, लेकिन उस केस में तो फिर सर वो गलत आ जाता। ये तो गलत है। ओके सर। एक्चुअली हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? डेल्टा पी प्लस वर्क डन बाय द और अदर फोर्सेस, यहाँ पे ग्रेविटी होगा इनफैक्ट फोर्स। सर इसमें जो मैंने बताया सर उसमें टेंशन को इंक्लूड करने से क्या आंसर वैरी करेगा? नहीं, टेंशन तो जीरो वर्क करेगा क्योंकि टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर टू द मोशन होगा इस केस में। यस सर। टेंशन का वर्क तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो है लेना पड़ेगा हमें, तभी हमारा सही बनेगा इक्वेशन। ओके सर। सर मतलब जहाँ पे हमने डेल्टा पीई प्लस वर्क डन बाय फोर्स लिखा था उसमें प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी भी होगा। ऐसा होगा, बिल्कुल। आप करोगे तो अब आ जाएगा, ठीक है। यस सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो सर उसका नेगेटिव ही होता है जो हम ऊपर से लेते हैं। और वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे आपको ये हाइट लेनी पड़ेगी यहाँ पे इस केस में, तो माइनस एम जी इंटू दिस हाइट आ जाएगा, वो होगा एल माइनस एल बाय रूट 2 यस सर। करके हो सकता है वहाँ से कि हमारा चीज आ जाए। राइट, देख लें इसको कितना हमारा वैल्यू है। डेल्टा पीई तो हमारा रहा था चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो डेल्टा पी। चलिए आप एक बार सोचिएगा, मैं भी सोचता हूँ, अगली क्लास में बार सोचते हैं, करते हैं। ओके सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर। थैंक यू सर। वेरी गुड इवनिंग। Thank you. Good evening, sir. Bye bye. गुड इवनिंग Good night, sir. एवरीवन। गुड इवनिंग सर। Good night. गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर एंड एवरीवन। Good night, sir. Good यस, गुड नाइट एवरीवन, बाय। सारी चीजें provide